आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के कुछ प्रश्न को बताएंगे जो आपके रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज आपको ये दिखाएंगे कि आपके रेलवे के एग्जाम में रीजनिंग कहाँ से और कैसे पूछा जाता है, और ये भी सिखाएंगे उसको सॉल्व कैसे आसानी से करेंगे। देखिए जरा, यहाँ 143, 139, 134, 128, 121 हॉट है। अब देखिए, इसके सीक्वेंस को पकड़ना है कि सीक्वेंस कैसे आगे बढ़ रहा है। देखिए जरा, यहाँ सीक्वेंस पर ध्यान दीजिए। 143, 139 हुआ है, मतलब 4 की माइनस हुआ। कितना की? 4 की माइनस हुआ है। 139, 134 हुआ है, 5 का माइनस हुआ है। 134, 128 माइनस 6, 128, 121 माइनस 7। इसी प्रकार 121 से कितना माइनस कर देंगे? 8 माइनस करेंगे। देखिए, -4, -5, -6, -7, -8। 121 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 113। तो आपका जो आंसर निकल के आया, ऑप्शन नंबर भी 113 आया। इतना ही इजी क्वेश्चन रीजनिंग का एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन कितना इजी है। इसमें भी वही काम करना, सीक्वेंस को पकड़ते हुए आगे बढ़ना, सीरीज देखना है। देखिए जरा, ए बी सी डी, यहां क्या होगा? ई हो जाएगा। अब आगे देखिए। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ कुछ ऑप्शन छांट देंगे। यहाँ ई नहीं है स्टार्ट में, यहाँ ई स्टार्ट में नहीं है, यहाँ ई है, यहाँ ई है। देखिए यहाँ एम ओ है। अब अगला पकड़ेंगे क्यू। देखिए जरा, एन ओ पी क्यू, मतलब यहां से घटते जा रहा है। देखिए क्यू पी ओ एन, यहाँ क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तब ना एम एन ओ पी क्यू, डायरेक्ट समझ आइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एम होगा। अब ई एम जहाँ दिख गया, एक ही ऑप्शन में है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं था, बस लगा के निकल पड़ेंगे। फिर आगे देखिए क्या है। ये देख क्वेश्चन, रमन शीर्ष से 19वां है। जरा देखिए, एक रमन है, उसको शीर्ष से ऊपर से देखा गया तो 19वां स्थान पर है। इसका मतलब ऊपर 18 आदमी होगा तो 19वां में रमन है। फिर आगे देखिए, तब इसका ट्रिक समझाएंगे। और नीचे से 25वां है। 25वां कहने का मतलब इसके पहले 24 आदमी होगा, तब तो रमन 25वां बना होगा। ये रमन 25वां बना। तो बोला पंक्ति में कितने व्यक्ति है, तो सबको जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 18 + 24 हो जाएगा 42। एक रमन है तो टोटल पंक्ति में है कितना? 43, 43 इसका राइट आंसर होगा। अब ये तो हो गया प्रोसेस से सिखाए। इसके लिए ट्रिक क्या होता है देखिए जरा। इसके लिए ट्रिक ये होगा, ये ऊपर नीचे से जब भी पंक्ति की बात करें, जिसके बारे में रमन या कुछ भी दे सकता है, ऊपर से 20वां है, नीचे से 30वां है, ऐसा देगा तो सीधा दोनों को जोड़ना, 19वां और 25वां, मतलब 19 + 25। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों में जिसका जिक्र किया जाएगा वो दोनों जगह काउंट हो जाता है। देखिए, ऊपर से 19वां रमन काउंट आ गया था, नीचे से 25वां रमन काउंट हो गया था। रमन काउंट हो गया, 2 बार रमन का गिनती हुआ तो इसलिए रमन 1 बार घट जाएगा। बस डायरेक्ट आंसर लगा दें, 19 + 25 हो जाएगा 44। 44 में से 1 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 43, 43 हो गया आंसर। तो कोई ना फिगर बनाना पड़ेगा इसमें ट्रिक से, ना कुछ, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। अब आप लोग भी समझ गए, जब शीर्ष से जम्मा देगा और नीचे से जम्मा देगा, दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस टाइप का जब भी आपको एग्जाम में दिखे यही करना है। और कई बार, 1 बार 2 बार नहीं, हजारों बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप रेलवे के किसी भी प्रैक्टिस सेट को निकाल कर देख लें, आपको इस टाइप का क्वेश्चन
हमेशा मिलेगा, हर एक दो सेट के बाद जरूर मिलेगा। तो आप लोग इसको जरूर सीख ले, जान ले। अब फिर देखिए ये भी क्वेश्चन हम क्या बोले, उसी टाइप को लिए हैं इसमें जो आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। आप एक सेट देखने के बाद अगला सेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि 5 सेट रीजनिंग का पढ़ लेते हैं तो हमको ना लगता है कि कभी रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत है। दिए गए शब्दों को उनके शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश यानी डिक्शनरी, डिक्शनरी में क्या होता है, सीक्वेंस में सजाया रहता है ना शब्द। तो सबसे पहले सीक्वेंस देखने का है, तो ABCD में जो पहले आएगा वो पहले होगा। लेकिन देखिए सब जगह M है, इसका मतलब M का जिक्र हर जगह है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। आगे देखेंगे जो हर जगह ना हो। अब अगला स्टेप क्या है, A। देखिए यहाँ A है, देखेंगे और कहीं A है क्या, यहाँ भी A है, और कहीं है नहीं। इसका मतलब पहले या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा। पहले 1 और 3 कहाँ का, सब ऑप्शन में है। तो फिर एक अगला देखेंगे, अगला देखिए जरा, अगला क्या N, अगला क्या N है। सिर्फ दूरी में चेक करेंगे, सब में नहीं चेक करना, क्या जहाँ टिक लगा वहीं चेक करना है। N है यहाँ, यहाँ S है, तो कौन पहले आएगा। तो N क्या नंबर में होता है बताइए जरा, 14 नंबर में, 14वां लेटर है N, और S कितना लेटर है, 19वां लेटर है। मतलब N पहले आने का मतलब 1 पहले होगा। 3 वाला तो यहाँ से खत्म हो गया, 1 पहले होगा, ये तो पता चल गया। 1 के बाद क्या होगा, 3 होगा, कन्फर्म वाली बात है। आगे नहीं देखेंगे, अब देखेंगे 4 और 2 में कौन पहले होगा, बस आंसर यहीं से ढूंढ लेंगे, ज़्यादा नहीं। सिर्फ 4 और 2 पर नज़र देना है, क्योंकि 1 के बाद 3 यहाँ भी है, 1 के बाद 3 यहाँ भी है। तो हमको 4 और 2 में डिफरेंस है, तो 4 और 2 में जो पहले होगा वही आंसर लगा देंगे। M के बाद क्या I है, देखिए ज़रा, और M के बाद I है यहाँ भी। अब I के बाद N है, और I के बाद N है, यहाँ भी मिल गया। फिर N के बाद I है, और N के बाद D है। तो पहले I होगा कि पहले D, तो हम बोलेंगे पहले D होगा। D है चौथा लेटर, I है 9वां लेटर, इसका मतलब पहले 2 नंबर होगा। तो ऑप्शन लगा देंगे D, राइट आंसर। कुछ नहीं था, थोड़ा सा ध्यान देंगे और आंसर पाएंगे। आपको एग्जाम में भी ऐसे सबसे पहला ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, उससे क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। और बनाना, जो बनाने में जो ओरिजिनल समय लगने वाला होगा उससे कई गुना कम समय लगेगा। तो आप लोग भी इस टेक्निक को अपनाएं। देखिए मेरा इतना आसान क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं बनता था, हम सिर्फ इसीलिए इस क्वेश्चन को लाए और आपके बीच बताने के लिए कि आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में चीज़ें को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ्स, दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है। रीजनिंग जिसका मैथ बढ़िया होता है उसका रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, करना नहीं पड़ता। आप देखेंगे जिसका मैथ अच्छा होगा वो रीजनिंग पढ़ता कभी नहीं है, कभी कभी 1-2 क्लास प्रैक्टिस कर कर अपनी रीजनिंग को अव्वल दर्जा में ला देता, अच्छे लेवल में ला देता है। क्योंकि रीजनिंग बैंक में जब रीजनिंग पूछा जाता है वो पढ़ने के लायक, प्रैक्टिस करने के लायक है। बाकी रेलवे और SSC का रीजनिंग यदि आप 5 सेट लगा देंगे तो 6ठा सेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। थोड़ा मोड़ा कभी कभी पजल देखने की ज़रूरत है, काहे कि जब पजल आप बनाएंगे तो आपका स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसीलिए पजल को देखना चाहिए। बाकी चीज़ एक एक बार समझ जाने के बाद खुद प्रैक्टिस करते सेट बनाते बनाते सारा काम हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म का चयन कीजिए। इसमें पूछ रहा विषम यानी अलग बताना, क्या सबसे अलग क्या। देखिए जरा, गंगा है नदी, ठीक है। कमल क्या है, लेखन, पता नहीं है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, सही बात है। काली मिर्च एक मसाला का नाम है, ये भी सही बात है। कमल एक फूल था जो कि दिया नहीं था, कमल लेखन दे दिया था। इसका मतलब विषम क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर जोड़ी चुनिए। बेजोड़ मतलब जो अलग होगा, बाकी से अलग। देखिए जरा कैसे कैसे अलग है। देखिए एक में 4 जोड़ते तो हो जाता है 5 ई, पी के बाद होता है क्यू, एस के बाद होता है टी, सी के बाद बी नहीं, सी के पहले होता है। यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ -1 है। यहाँ देखिए जरा के बाद एल होता है +1। तो देखिए विषम ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा, सीधा पता चल गया। जब सेकेंड लेटर पर गए तो सब में +1 है, ऑप्शन सी में -1 है। सी से डी होता तो सी से बी लिखा हुआ, लगा देंगे। रीजनिंग यही होता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड में बना के हट जाएंगे। आप केवल पजल में ही 1 आध मिनट लेना है, और लगता भी है। बाकी क्वेश्चन आपको 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड वाला रहता है। आप जितना जल्दी सोच पाएंगे उतना जल्दी कर पाएंगे। देखिए 13 दूना 26 +1 27, तो 31 दूना 62 +1 63। तो देखेंगे यहाँ 63 है क्या, अगर होगा ऑप्शन में तो लगा के आगे बढ़ जाएंगे, है तो बढ़ जाएंगे, नहीं रहता तो दूसरा रिलेशन ढूंढते। जो रिलेशन एक बार में नजर आ गया पहले उसको देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है। आइए जरा फिर वही बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अच्छा आगे सीक्वेंस क्या होगा वो देखना, तो इससे रिलेशन बनाएंगे। देखिए ए का अपोजिट होता है जेड, जी का अपोजिट होता है टी, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट दिया है। यहाँ भी डी का अपोजिट डब्लू होता है, देखेंगे डब्लू का एक ही ऑप्शन में है तो ज़्यादा सोचना नहीं है। जे का अपोजिट होता है क्यू, बस 2 सेकेंड का आंसर। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या जोड़ी चुनिए। अब देखिए बेजोड़ कैसे चुनते हैं। देखिए जरा 14 दूना 28 यानी गुना 2 +1, यहाँ देखिए -1 है, यहाँ गुना 2 -1 हुआ है। यहाँ देखिए 12 दूना 24 +1, यहाँ गुना 2 +1 हुआ है। आप यहाँ देखिए 2 दूना 4 1 5, यहाँ भी गुना 2 +1 है। 4 दूना 8 1 9, गुना 2 +1 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर किस में हेरा फेरी है, ए में। यहाँ गुना 2 -1 है, सभी में गुना 2 +1 है। तो बेजोड़ चुनना मतलब जो सबसे अलग होगा, डिफरेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आ गए थोड़ा सा मजेदार, हल्का सा मजा, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बनेगा वही 10 सेकंड में। कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले हुआ है। ये कमल है जिसको याद है कि इसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले हुआ है। देखिए जरा कमल का बर्थडे जन्मदिन, उसकी माँ को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद हुआ है। इसकी माँ को याद है कि इसका जन्मदिन एग्जैक्ट किसी को ना पता है। इसकी मम्मी जानती कि इसका जन्मदिन 22 अप्रैल को नहीं हुआ है, जब भी हुआ तो 22 अप्रैल को बाद हुआ है, 22 अप्रैल के बाद हुआ है। और कमल को पता है कि मेरा जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले हुआ है। अप्रैल के किस तारीख को कमल का जन्मदिन हुआ है, आप सोचिए जरा। इसको पता है कि 22 को नहीं, 22 के बाद हुआ, जब भी हुआ तो 22 से ना पहले, जब भी हुआ तो 22 के बाद। इसको पता है कि 24 से पहले ना, जब भी हुआ तो 24 के बाद, तो बीच में एक ही दिन बच रहा है, क्या 23। तो यही दिन इसका जन्मदिन हुआ होगा, तो 22 के बाद 23 के पहले क्या आता है 23, 22 के बाद 24 के पहले 23 होता है। इसका मतलब 23 अप्रैल को उसका जन्मदिन हुआ होगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन।
आ गया पज्जल। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, मजेदार तरीका सीखिए हमेशा। मेरे साथ रहेंगे तो मजेदार तरीका सीखते रहिएगा। आ जाइए। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे। देखिए जरा, इसमें लॉजिक सिखाते हैं, बहुत ही मजा आएगा। जब जोड़ा रहे तो आमने सामने हमेशा टिक लगाएंगे। वो आमने सामने क्या लगाएंगे जानिए, देखिए जरा। ले लेते हैं एक, अगर सर्कल अगर फिगर से मिल जाए तो अच्छी बात है। देख लीजिए जरा, मिल रहा है। आ गए सर्कल पर। इसमें 6 आदमी है तो आमने सामने बैठाइए। 1 2 3 4 5 6 बैठा दिया ना 6 आदमी को। अब एक लॉजिक और सीख लीजिए आप लोग। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब केंद्र के अंदर रहेगा और केंद्र की बाहर बात रहेगा, हम बताएं कि आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो दिमाग में सोचिए तो हमेशा सही बनेगा। जब केंद्र के अंदर केंद्र की बाहर होगा तो हमेशा अंदर मानकर भी बनाएंगे तो आंसर कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि आंसर निकालने वक्त भी वही सोचना है, दिमाग में एक ही अरेंज रखना है। लेकिन ऐसा करना गलत बात है, नियम के विरुद्ध है। तो इसलिए आप लोग एक चीज सीख लीजिए। जब जब केंद्र के सम्मुख हो, जब केंद्र के सम्मुख होगा और बोलेगा बायां चलने के लिए, 3 बायां 2 बायां 1 बायां, जब केंद्र के सम्मुख होगा तो बायां बोले, बायां के लिए क्लॉकवाइज जाएंगे। याद रख लीजिए। और दायां के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। अब क्लॉकवाइज आप लोग जानते होंगे, ये घड़ी अगर ऐसे गोल है तो इसका सुई कैसे चलता है? ऐसे चलता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलेगा, याद रख लीजिए। एंटी क्लॉक मतलब इसका उल्टा। उल्टा मतलब घड़ी चलना था ऐसे, क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे उल्टा। मतलब जब केंद्र की सम्मुख रहेगा तो दायां चलने बोला तो ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉक। इसी का उल्टा जब केंद्र से बाहर की ओर होगा तब जो बायां होगा वो एंटी क्लॉक बन जाएगा, जो दायां है वो क्लॉक बन जाएगा। कुछ नहीं, यहां केंद्र की ओर है तो केंद्र की ओर है तो बायां रहेगा तो क्लॉक, दायां रहेगा तो एंटी क्लॉक जाएंगे। ठीक, आ जाइए अब क्वेश्चन पर। बोला काया जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। यहां से देखेंगे समझ आए। काया जो है, ये काया किसका निकटतम पड़ोसी है? काया जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। देखिए जरा, यहां थोड़ा सा लिख देते हैं। ये काया है, ये जया और तारा का निकटतम पड़ोसी है। देखिए जब निकटतम पड़ोसी है तो ये दोनों वापस में एक्सचेंज हो सकता है। टी इधर भी जा हो सकता है, बायां भी दायां भी, अभी कंफर्म नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं आप। नहीं तो जो बात कंफर्म होगा पहले उसी को लिखिए, यह आपकी मर्जी है। इस पर कितना यदि कम समय देना चाहते हैं तो पहले देखिए जो कंफर्मेशन बात होगा उसी को लिखेंगे, उसी पर चलेंगे। आइए, सोनल प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है। सोनल जो है
ये प्रिया और स्वाति SW लिख देते हैं क्योंकि 2 S आ गया। इस दोनों की निकटतम पड़ोसी, हम तो सिखा रहे हैं इसलिए दोनों चीज लेते हैं। ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो, कोई बायां दायां हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि सोनल उस दोनों के बीच में होगा, तब ये दोनों का निकटतम पड़ोसी बनेगा। आइए जरा, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी है। जहां तारा होगी वहां स्वाति नहीं होगी। ठीक, इस बात को अंडरलाइन में ध्यान रखें। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी है। प्रिया के ठीक बाएं कौन बैठा? प्रिया के ठीक बाएं कौन बैठा? जरा देखिए, जरा 2 फिगर बना के समझाते हैं तो मजा आ जाएगा। एक फिगर अपना मन से ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए। इसमें भी 6 लकीर देते हैं। अब देखिए जरा, एक फिगर पर पहले यहां बैठा के दिखाते हैं। मान लिया जाए जे, देखिए जरा, जे यदि यहां होगा तो के यहां होगा, टी यहां होगा, इसके हिसाब से वहां लिखे के हिसाब से। बोला तारा स्वाति एक जगह नहीं है तो स्वाति यहां नहीं आएगी, तो यहां कौन आएगी? पी आएगी, यहां एस आएगी, यहां SW आएगी। ऐसा हो सकता है, या एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है जहां जे लिखे वहां टी लिख सकते हैं। टी के उससे पहले जे। फिर तारा स्वाति यहां नहीं आएगी तो यहां आ जाएगी पी, यहाँ S, यहाँ SW। बस, इसमें तो कुछ नहीं था, आसान था। अब बोल रहा कि प्रिया के ठीक बाएं कौन बैठी? प्रिया के ठीक बाएं, बाएं क्या बोले? बाएं बोले तो क्लॉकवाइज, दायां एंटी क्लॉक, क्लॉक जाए। प्रिया के ठीक बाएं, देखिए प्रिया के ठीक बाएं कौन है? S किसका नाम रखे थे? सोनल। तो प्रिया के ठीक बाएं देखिए, सोनल के ऑप्शन में नहीं दिखा, तो प्रिया के ठीक बाएं इसमें देखिए, प्रिया के ठीक बाएं कौन है? तारा। तो ऑप्शन तो लगा दिए तारा, लेकिन अरेंज क्यों नहीं हुआ अब थोड़ा सिखाएंगे। जरा अब देखिए, आंसर तो मिल गया ना। अब जरा देखिए कि गलती कहाँ कर रहे हैं, क्या हो रहा है। देखिए 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, यहाँ काया जो है जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। तो काया जो है जया और तारा, कन्फर्म नहीं है सीट है, तो जया और तारा का निकटतम पड़ोसी है, सही है। सोनल प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है। सोनल प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी भी। अच्छा, ये लाइन छूट गया था, ये लाइन छूटने की वजह से आधा अधूरा लिखा है, इसलिए डबल फिगर में एक फिगर गलत हो गया। टेंशन ना ले, ये बोल रहा है सोनल प्रिया के ठीक दाएं बैठी है, तब तो सोचना ही नहीं था फिगर में। देखिए जरा, आइए फिर से एक फिगर बना लेते हैं। हम क्या बोले थे? जो कंफर्म होगा पहले उसी को लेना है। यहाँ कंफर्म नहीं मिला था तो एक लाइन पढ़ने में छूट गया था, जिसके वजह से इसी पर जाकर आंसर ला दिए थे। कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहता है, लेकिन टेंशन ना ले, यहाँ कंफर्म दिया सोनल प्रिया के ठीक दाएं बैठी है। यदि सोनल यहाँ है तो प्रिया के दाएं, देखिए जरा, दाएं रहे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो प्रिया के ठीक है, प्रिया यहाँ होगी तो यहाँ से दाएं सोनल हो गई। अब सोनल कहाँ बैठी है? प्रिया और स्वाति के बीच में। प्रिया आ गया तो यहाँ स्वाति फिक्स हो गया। जब यहाँ स्वाति आ गई तो स्वाति और तारा एक साथ नहीं बैठी है, यहाँ भी दे दिया है। तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है, तो यहाँ तारा नहीं होगा तो यहाँ होगा कौन? जे होगा। जे फॉर जया, जया काया, यहाँ होगा तारा। बस अरेंज हो गया। यही काम आपको एग्जाम में भी करना, जो फिक्स दिया होगा। जैसे सोनल प्रिया के ठीक दाएं बैठी है, इसी लाइन को पहले बनाना है,
इसके बाद आगे बढ़ना है तुरंत। नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखकर ही लगा सकते हैं, हम लिख कर आपको समझा रहे थे। अब आइए डायरेक्ट आंसर पाएंगे। प्रिया के ठीक बाएं कौन बैठी है? बाएं कहे तो क्लॉकवाइज, क्योंकि केंद्र के सम्मुख है। तो प्रिया के क्लॉकवाइज जाना, ऐसे जाइए तो कौन है? तारा। वैसे भी आंसर मिल, क्योंकि इससे अरेंज किए थे, ये भी सही था ना। तो एक लाइन छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आएगा ही, क्योंकि ये भी सही बात था। इसको अरेंज यदि सही से करेंगे तो गलती की संभावना नहीं होगी। लेकिन ये जो लाइन, ये फिक्स वाली लाइन है, ये रहेगा तो डबल फिगर की टेंशन ना रहेगी। आ जाइए अब यहाँ देखिए, इस सीक्वेंस को पकड़िए, गुने 5 प्लस 1, ठीक है। क्योंकि यदि आप जोड़ते +5 करते तो यहाँ +25 है, 5 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 125 + 31 गलत हो जा रहा। लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है कि गुने 5 + 1, गुने 5 + 1, फिर गुना 5 + 1, तो यहाँ भी गुना 5 + 1 कर दीजिए। 156, 6 × 5 = 30, यूनिट डिजिट से जाएंगे तो लास्ट में 1 होगा। आप करके देख लीजिए, गुने 5 + 1, यूनिट डिजिट 1 होगा, एक ही ऑप्शन में था, लगा के निकल पड़ेंगे। यहाँ भी आप गुना से बच सकते हैं। आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। इस सीक्वेंस को पकड़िए तो पता चलेगा, यहाँ बड़ा है फिर घटा है, बड़ा है घटा है। जब भी इस टाइप का नजर आए तो अल्टरनेट देखा कीजिए, तब समझ में आएगा। देखिए जरा, 33 से 44 मतलब +11 हुआ है, यहाँ से 56 जाने के लिए +12 हुआ है, 56 से 69 जाने के लिए +13 हुआ है। अब आगे तो नहीं है, बनाना इसका है, तो आ जाइए जरा अब इस पर। 47 से कहाँ गया है? 47 से हुआ है 58, 11 प्लस यहाँ भी हुआ है, 58 से 70 +12 हुआ है, 70 से कितना होगा? +13 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन लगाने में 83 में कोई कमी नहीं करना है, लगा के निकल पड़ना। तो दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा रीजनिंग का? इसी टाइप का रीजनिंग आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। यदि अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट्स जरूर कर बताएं, और यदि आपको 1-2 सेट और ज़रूरत पड़ रहा है तो आप लोग कमेंट्स में बताइए, हम ऐसे ऐसे 2-4-5 सेट करवा देंगे, ताकि आपको कभी रीजनिंग ना पढ़ना पड़ेगा, ना कभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेट लगाइए, सेट भी नहीं लगाएंगे तब पर भी आपको रीजनिंग कभी डायरेक्ट एग्जाम में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन सेट बनाने से ये फ़ायदा मिलेगा, आपका स्पीड मेंटेन रहेगा। एक आध दो टाइप जो छूट जाता है, जिसको नहीं बताए हैं, वो टाइप आपका रिवीजन होगा। और सबसे बड़ी बात है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन नंबर सीरीज का, वो जितना बनाएंगे उतना जल्दी उस पर आप कैच कर पाएंगे, माइंड लगा पाएंगे। जितना कम बनाइएगा तो उसका होगा कि आपको पकड़ने में प्रॉब्लम होगा सीक्वेंस। तो इसलिए आप सेट लगाने की कम ना करें, 2-4-5 सेट मेरा वाला देख लीजिए, उसके बाद आप केवल सेट लगाए, कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। यदि कभी मन करे पढ़ने का 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, तो आप जाके पजल पढ़ लें, उसमें आपका स्पीड बढ़े। क्योंकि सेट में 1-2 पजल बताएंगे, आप जब ओरिजिनल पजल स्पेशल पढ़ेंगे तो आधा घंटा में 10 पजल तो ज़रूर पढ़ लेंगे। तो आप 10 पजल जहाँ सीख गए तो आपका प्रैक्टिस में काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और पजल बनाने का हम एक से एक नियम बताएंगे, मैथमेटिकल नियम, जिसके मैथ के पावर पर आप रीजनिंग के पजल को ऐसे उड़ा देंगे जैसे आदमी सोच ना पाएगा, दूसरा स्टूडेंट सोच नहीं पाएगा। आप तो सोचेगा ये तो कभी रीजनिंग पढ़ा ही नहीं, और पजल को ऐसे उड़ा कैसे रहा है। तो ये उड़ाने के लिए मैथमेटिकल तरीका बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।